नमस्कार दोस्तों, राहुल आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 13 दिसंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए एक बार हम पहले पीपीटी को देख लेते हैं कि आज किन किन खबरों को हम किस प्रकार से शामिल करने वाले हैं। उसके बाद फिर क्लास को शुरू करेंगे। तो देखते हैं आज हम किन किन खबरों को शामिल करेंगे। हमेशा की तरह 3 खबरों को आज हम शामिल करेंगे और जिसमें से हम पेपर की जो अखबार की कटिंग है, किस अखबार में आया है उसका नाम भी बताते हैं, किस पेज पर आया है ये भी बताते हैं, उससे संबंधित या उसी प्रकार का जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को भी लगाते हैं। उसके बाद उस खबर से संबंधित जो भी टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको विस्तार से पढ़ते हैं। अगर प्रीलिम्स के लिए है तो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के लिए है तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, और उसके बाद फिर हम एक अभ्यास प्रश्न आपको देते हैं जिससे कि आप एक बार अपने आप को चेक कर सकें कि आपने जो पढ़ा है इस क्लास में उससे प्रश्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये हमारा अप्रोच रहता है हर रोज पढ़ाई का। और मुख्य परीक्षा के लिए आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित टॉपिक लेंगे और इसको समग्र रूप से पढ़ेंगे। तो आज इन खबरों को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि इससे जुड़ा प्रश्न अगर यूपीएससी की परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और मैं आपको पीपीटी इसलिए भी दिखा देता हूं कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जब चाहे तब ले सकते हैं, जब मैं इस पे कुछ नहीं पढ़ाया हूं तब, और एक बार जब मैं इस पे पढ़ाता हूं तब भी साइड हो जाता हूं, जिससे कि आप मेरे पढ़ाने के बाद अगर कुछ उसमें वैल्यू एडेड हो रहा है या वैल्यू एडिशन हो रहा है तो उसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए तो अब क्लास की शुरुआत हम करते हैं और इसमें सबसे पहले लेक्चर की रूपरेखा देखें। और लेक्चर की रूपरेखा तो आपको आइडिया हो ही गया कि हम क्या पढ़ेंगे आज, लेकिन फिर भी ब्रीफ में हम ये देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम एक मेथेन गैस से संबंधित खबर को पढ़ेंगे, क्योंकि मेथेन गैस पर प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न तो डायरेक्ट पूछे गए हैं मेथेन से, और मेथेन और भी जगहों पर ग्रीन हाउस गैस पढ़ते हैं आप तो वहां पे उपयोगी हो जाता है, इसलिए मेथेन के बारे में हम देखेंगे। सिनेरियन गिद्ध के बारे में पढ़ेंगे। यूपीएससी ऐसे पक्षियों से, जीवों से संबंधित प्रश्न पूछती रहती है, क्योंकि जो आईएफएस का परीक्षा होता है प्रारंभिक परीक्षा वो भी हमारे साथ ही होता है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के साथ ही वो एक साथ कंडक्ट होता है। तो ज्यादा जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम शामिल कर लिए हैं। और मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित विषय वस्तु है। तो ये 3 खबरों को हम देखेंगे। चलिए आज का पहला खबर देखते हैं। आज का जो पहला खबर है ये दैनिक भास्कर के पेज नंबर 8 पर दिया गया है। दैनिक भास्कर का जो दिल्ली एडिशन का अखबार है उसके पेज नंबर 8 पे आया है। और ये बात किससे है तो मैं आप लोगों को कॉप 28 के बारे में पढ़ाया था, याद होगा। उसी कॉप 28 की जो सम्मेलन है या मीटिंग है, जो भी आप बोल लें, वो सम्मेलन 12 तारीख को अर्थात 12 दिसंबर को संपन्न हो गया है। और इसलिए इससे संबंधित जो अब खबर है हम लेना शुरू करेंगे। अब आने वाले समय में भी इससे संबंधित खबर अभी आती रहेंगी। तो इस कॉप 28 में क्या किया गया है, जो कृषि प्रधान देश है, क्योंकि कृषि से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ऐसा प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था एक बार कि किन किन गतिविधियों से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, तो उसमें कृषि भी है। खासकर चावल का कल्टीवेशन जो होता है, चावल की कृषि होती है, उससे काफी, धान बोल सकते हैं आप, धान की खेती से मीथेन गैस का उत्सर्जन काफी होता है। तो इसमें यह बात चल रही होगी कि मीथेन को कट करने के लिए कृषि को ध्यान दिया जाए। तो यही सब बातें इसमें की गई हैं कि अभी जो विकासशील देश हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। और मीथेन को कट करने के लिए जो बातें हुई उसमें ओपेक का जो दृष्टिकोण है, रवैया है, उससे जो लीस्ट डेवलप कंट्री हैं और जो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री हैं, ये सब क्या नाराज हैं। तो इन चीजों से संबंधित ये संपादकीय है। हम
प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी इसमें से मेथेन गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए मेथेन गैस के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो देखिए 2019 में इससे प्रश्न पूछा गया है, और जाके आप देखेंगे तो 2014 से 16 के बीच में भी इस पे एक प्रश्न पूछा गया है कि किन किन गतिविधियों से ये उत्सर्जित होती है। अब हम बात करते हैं मेथेन के बारे में। कई लोग इसको मेथेन बोलते हैं, कई लोग मीथेन बोलते हैं। तो ध्यान रखें, आप मेथेन भी लिख सकते हैं, मीथेन भी लिख सकते हैं। मेथेन क्या है? सबसे पहले तो देखिए कि मेथेन एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH4 है। ये पढ़े होंगे आप, रसायन विज्ञान में अक्सर पढ़ते हैं कि ये एक गैस है कुल मिला के, और CH4 इसका रासायनिक सूत्र है। दूसरी चीज क्या है कि यह एल्केन रासायनिक फॉर्मूला होता है, उस एल्केन का सबसे सरल एल्केन है और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो कभी आपसे पूछ भी सकता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मेथेन है। अब देखते हैं कि यह ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में भी किया जाता है, आपको पता होगा। गुण, इसका गुण क्या है? तो यह एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। गांव में आप देखेंगे गोबर गैस के माध्यम से, जो गोबर गैस का प्लांट बनाया जाता है उसके माध्यम से भी मेथेन का निर्माण होता है। तो ये रंगहीन है, गंधहीन है और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। अब इसके साथ साथ आगे हम देखेंगे कि ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस भी है। ये क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस भी है जो वैश्विक तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। आगे अभी हम देखेंगे कि ये वैश्विक तापमान, जो जलवायु वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसमें इसका अहम रोल रहता है। अब बात आती है कि मेथेन के स्रोत क्या है, कहां पाई जाती है? तो प्राकृतिक रूप से भी मेथेन पाई जाती है और मानव जनित रूप से भी पाई जाती है, कृत्रिम रूप से भी पाई जाती है। प्राकृतिक पर तो बहुत ज्यादा कंट्रोल हम नहीं कर सकते, लेकिन मानव जनित वाला ज्यादा परेशान कर रहा है। तो देखिए कि मानव जनित में क्या है कि मानव जनित मेथेन कुल मेथेन उत्सर्जन का 60% है। टोटल जितना मेथेन का उत्सर्जन होता है प्रकृति में उसका 60% तो क्या है? मानव जनित है। और इसमें से 90% जो है केवल 3 स्रोतों से आता है, कृषि से, जीवाश्म ईंधन से और अपशिष्ट से। तो इन 3 चीजों से 90% आता है, जो 60% टोटल का मानव जनित है। इसका आगे मैं आपको एक पाई चार्ट भी दिखा दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा कहां से क्या कितना निकलता है। अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं। अब बताती है कि प्राकृतिक रूप से कहां से निकलता है। तो प्राकृतिक रूप से आर्द्र भूमियों से निकलता है। आर्द्र भूमि आप पढ़ते ही हैं, ज्योग्राफी में, भूगोल में पढ़ते हैं आर्द्र भूमियों के बारे में। तो जो भी आर्द्र भूमियां हैं, पीछे हमने इस पर पढ़ा भी है कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर समझौता किया गया, लेकिन आर्द्र भूमियों से मेथेन का उत्सर्जन भी होता है। आप देखेंगे झीलों से, नदियों से, जहां सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जल भराव वाली मिट्टी में मीथेन का उत्पादन करते हैं। तो सूक्ष्म जीव के द्वारा ये चीजें किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना कि जो जुगाली करने वाले जीव हैं, जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं, इनके द्वारा भी क्या किया जाता है? जुगाली करने के दौरान मीथेन का उत्सर्जन किया जाता है। लेकिन अब ये तो प्राकृतिक रूप से ही हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। समुद्र तल और झील तल पर, जो झीलों का तल है उस पर क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ के कारण भी उत्पन्न होते हैं। जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं भाई, कार्बनिक पदार्थ जो भी, मान लीजिए पेड़ है कोई सड़ गया, उसके कारण हो रहा है, तो कार्बनिक पदार्थों के क्षय से भी इसका निर्माण हो रहा है। जंगल की आग और दीमक जो पौधों में पदार्थ को जलाने या पचाने से मेथेन को छोड़ते हैं, तो इससे भी बनता है ये। महासागर, जहां मेथेन समुद्री जीवन द्वारा उत्पादित होता है। समुद्री जीवन, जो समुद्र में जीव जंतु पाए जा रहे हैं, पादप, उनके द्वारा भी समुद्र में उत्पादन हो रहा है इसका। आर्कटिक बर्फ, जो आर्कटिक या कुल मिला के जहां भी परमाफ्रॉस्ट जैसी चीजें, कुल मिला के जो क्या बोल सकते हैं, बर्फ के रूप में जहां पर चीजें हैं, वो बर्फ के अंदर भी ये क्या है? मेथेन दबा हुआ है। तो ये बता रहा है कि आर्कटिक बर्फ में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मेथेन जमीन के नीचे और समुद्र तल के नीचे जो पाई जाती है उसका नाम है मीथेन क्लेथरेट। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र के नीचे प्राकृतिक रूप से जो दबी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन क्लेथरेट के रूप में पाई जाती है। तो ये इसके प्राकृतिक और मानव जनित स्रोत हैं जहां ये पाई जाती है। अब बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन की भूमिका, मैं पहले बताया कि ग्रीन हाउस गैस है,
ग्रीन हाउस गैस जो वैश्विक तापन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि ये ओजोन का क्षरण भी करती है, भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ओजोन का जो क्षरण करती हैं उनको हम ओडीएस बोलते हैं, ओजोन क्षयकारी गैसें या पदार्थ। और ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो वैश्विक तापन के लिए महत्वपूर्ण है, वैश्विक तापन बहुत ज्यादा करती हैं। तो देखिए उत्सर्जित CH4 जो है औसतन लगभग 1 दशक तक जीवित रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम समय है। मतलब कुल मिला के इसका ग्लोबल वार्मिंग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये ऊर्जा को बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित करता है और इसीलिए इसका जो वैश्विक तापन करने की जो क्षमता है बहुत ज्यादा होती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए ये कहां से एमिट होता है, कहां इसका उत्सर्जन किस तरीके से होता है। तो ये आप यहां देख सकते हैं कि इसके उत्सर्जन के लिए यहां पे एक पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है कि ये फर्मेंटेशन से होता है, ऑयल और गैस के जलने से हो रहा है, राइस कल्टीवेशन चावल की खेती से, अदर जो एग्रीकल्चर है कृषि है उनसे हो रहा है, लैंड फिल से हो रहा है, ये वेस्ट वाटर से हो रहा है, मैन्योर मैनेजमेंट से हो रहा है, मतलब खाद वगैरह उर्वरक जो बनाए जा रहे हैं उनसे हो रहा है, कोल माइनिंग से हो रहा है, बायोमास से हो रहा है, अदर से हो रहा है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे क्या ब्रेकिंग है, इसका ब्रेकअप किया गया है एमिशन का। अब पीछे इसका अगर आपको अब लेना हो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बताता है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों का ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्य क्षमता, पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, संभाव्य क्षमता, कितनी परेशान कर सकती हैं ये। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन में ये कितना ज्यादा अपना योगदान दे सकती है। तो आप देखेंगे ये सब के बारे में बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ग्लोबल जो वार्मिंग पोटेंशियल इनका है, गर्म करने की जो संभाव्य क्षमता है 100 वर्षों में अक्सर लेकर किया जाता है। तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक है मीथेन, आप देख रहे हैं 25 पॉइंट इसको यहाँ पे दिया जा रहा है 100 ईयर्स से मिलाकर। तो इस तरीके से इनकी जो वार्मिंग करने की, ग्लोबल वैश्विक तापन करने की जो क्षमता है वो बताया गया है। मतलब मीथेन की जो क्षमता होती है वैश्विक तापन करने की वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, ज्यादा है। आप कमेंट में ये बताइएगा मुझे, अगर पढ़ लिए होंगे तो, ग्रीन हाउस गैसेस कितनी है, हालांकि आगे मिल भी जाएगा इसमें ग्रीन हाउस गैसेस कितनी है। तो ये इनकी क्षमता है, आप देख सकते हैं, यही सब इसके बारे में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इस बात का माप है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सापेक्ष 1 टन गैस का उत्सर्जन एक निश्चित अवधि में कितनी ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका स्टोरेज कर रहे हैं, या उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके उत्सर्जन को एक निश्चित अवधि में कितना एनर्जी को वो अवशोषित कर ले रहा है, इसके और 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो CO2 का उत्सर्जन हो रहा है उनके बीच में भाग देंगे जब हम, तो निकल जाएगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जितना ज्यादा रहेगा ये वैल्यू, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कोई गैस क्या रहेगी पृथ्वी पर, उतना अधिक गर्म करेगी उसको। और वो क्या है देखिए, इसका 25 है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा वैश्विक तापन करने की इसकी क्षमता है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मीथेन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास किए गए हैं, क्योंकि जब ये ग्रीन हाउस गैस है और वैश्विक तापन को, आपको पता है कि पेरिस समझौते के बारे में मैं पढ़ाया था कि 1.5 डिग्री जो औद्योगिक पूर्व औद्योगिक एरा है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का प्रयास है, लेकिन अभी वो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने का चीजें दिख रही हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल में आप देखेंगे मीथेन सहित 7 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु एक बाध्यकारी समझौता बनाया गया था ये। और इसमें कौन कौन सी गैसें हैं आप देख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन, ट्राइक्लोराइड। तो ये सारे क्या हैं, ग्रीन हाउस, GHG बोलते हैं इनको हम, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए ही क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। ये आप जब जलवायु परिवर्तन से संबंधित टॉपिक पढ़ते हैं एनवायरमेंट में तो वहां पढ़ते हैं। अब बात आती है कि एक वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा किया गया था, ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया गया था 2021 में ग्लासगो में। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन का जो COP26 था उसमें किया गया था। और
लगभग 100 से अधिक देश इसमें शामिल हुए थे और इस चीज को अपनाने के लिए मतलब प्रतिबद्धता व्यक्त किए थे। 2020 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने समग्र मीथेन उत्सर्जन को, प्रत्येक देश में मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, तो अपने समग्र मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करने के लिए उद्देश्य से लेकर ये प्लेज लिए थे। खैर प्रॉपर तरीके से तो ये चीजें हो नहीं पा रही हैं। अब कुछ ये देखिए, विश्व बैंक की एक परियोजना है। ये विश्व बैंक 15 देशों में मीथेन के उत्सर्जन को कटौती करने हेतु विभिन्न परियोजनाएं चला रहा है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य 10 मिलियन टन तक मीथेन को कम करना है। तो ये कुछ प्रयास किए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पर कि मीथेन को कर्व करी किया जाए और होलिस्टिकली देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसों को कम करके वैश्विक तापन को कम करने का प्रयास किया जाए। तो अब एक चीज आप अपने लेवल पर जरूर कर लीजिएगा कि मीथेन के उपयोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें करंट अफेयर्स की क्लास में करना शामिल नहीं होता है। डेफिनेटली आप स्टैटिक पोर्शन भी पढ़े होंगे, तो मीथेन के थोड़े उपयोग भी देख लीजिएगा तो पूरा होलिस्टिकल कवर हो जाएगा इसका। चलिए अब इससे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे संबंधित एक प्रश्न है जिसको करने का प्रयास करिएगा। अगला आते हैं हम लोग खबर पर, जो कहां से लिया गया है, तो दैनिक जागरण के पेज नंबर 2 से लिया गया है। दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है उसके पेज नंबर 2 पर यह खबर प्रकाशित की गई है और महत्वपूर्ण खबर है। क्या खबर है, तो दिल्ली में 54 साल बाद दिखा है एक दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध जिसका नाम क्या है, सिनेरियस गिद्ध। ये प्रवासी पक्षी है जो यूरोप से होकर इधर आता है। तो सिनेरियस गिद्ध दिखा है 54 साल बाद। ऐसा कहा जाता है कि 1969 में पहली बार यह देखा गया, मतलब पिछली बार, इससे पहले 1969 में देखा गया था। और ऐसा क्यों, तो एक लेखक हैं या लेखिका हैं जिनका नाम क्या है, ऊषा गांगुली। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको ये क्लियर नहीं दिखाई दे तब भी चलेगा। ऊषा गांगुली की किताब में इसका जिक्र था कि 1969 में मतलब इसके पहले देखा गया था ये यमुना के खादर में, लेकिन अभी कहाँ देखा गया है, तो असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसकी नीली झील के ऊपर ये मंडरा रहा था। और एक पक्षी वैज्ञानिक है या विशेषज्ञ है जिनका नाम है डॉक्टर सूर्य प्रकाश, उन्होंने अपने कैमरे में इसको कैद किया है। तो अब ये देखेंगे तो एक गहरे भूरे रंग का एक गिद्ध है और इसके चौड़े चौड़े पंख होते हैं दोनों तरफ। गिद्ध की भी कई प्रकार होते हैं, आगे हम देखेंगे। ये है ये जीव है, ये गिद्ध कहाँ कहाँ पाया जाता है ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो इस तरीके से ये खबर न्यूज में रहा है। अब हम सिनेरियस गिद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में आप सेल्फ अपने स्तर पर एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये अभ्यारण्य में क्या है क्या नहीं है। अभ्यारण्य पे भी प्रश्न आता है, लेकिन मैं इस जो जीव है इस पर पढ़ाता हूं आपको। और गिद्ध के बारे में हम देखेंगे। आपको पता है कि गिद्ध डाइक्लोफेनाक के यूज के कारण गिद्धों की संख्या कम हो गई, काफी गिद्ध अब कम दिखाई देते हैं। गिद्ध पर भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में। तो गिद्ध क्या है, प्रकृति के सफाई करता होते हैं और मरे हुए जीवों को खाकर वो प्रकृति की सफाई करते हैं। लेकिन उनकी कमी से अब मरे जीवों के पास कुत्तों का ज्यादा झुंड आएगा और उन कुत्तों के झुंड से क्या होगा, अगर इंसान भी जा रहे हैं आसपास में कहीं उधर से तो कुत्ते काटेंगे तो रेबीज और एंथ्रेक्स जैसे रोगों के होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम गिद्धों को कैसे संरक्षित करें। इसलिए गिद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, गिद्धों से संबंधित एक प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के 2012 में पूछा गया है। और यहां पे पूछा है कि विगत वर्षों में पहले क्या होता था कि गांवों में हमेशा कहीं भी दिख जाते थे, ये जैसे ही कोई जीव मारा तो गिद्धों का बहुत ज्यादा झुंड आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। और एक और प्रश्न आप देखेंगे तो 2012 के बाद भी इस पे एक प्रश्न पूछा गया है, वो आप एक बार पीवाईक्यू का जो सेट रखे होंगे उसमें जाकर देख लीजिएगा कि गिद्धों के कमी होने के कारण क्या है। तो उसमें डाइक्लोफेनाक जो औषधि है या जो केमिकल है उसके कारण प्रश्न पूछा था वो। अब ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे गिद्ध के बारे में। तो देखिए सबसे पहले कि सिनेरियस गिद्ध न्यूज में है तो हम सिनेरियस गिद्ध को पढ़ लेते हैं। इसे काला गिद्ध, भिक्षु गिद्ध या यूरेशियन काला गिद्ध के नाम से भी लोग बोलते हैं। तो अगर ये नाम आता है तब भी समझ जाएं आपकी इसी सिनेरियस गिद्ध की बात है। ये यूरोप में पाया जाता है, कई बार पाए जाने पे पूछ लेगा। तो यूरोप में, ग्रीस में, तुर्की में, अफगानिस्तान, उत्तरी भारत से लेकर
मध्य एशिया, उत्तरी मंगोलिया, कोरिया, चीन और तिब्बत इत्यादि जगह पाए जाते हैं। मतलब इनका क्षेत्र काफी ब्रॉड है पाए जाने का, और इसलिए यहाँ ये मैप जरूर आप दिमाग में रखिएगा कि यूरोप से शुरू होकर देखेंगे आप पूरा ये जहां जहां येलो कलर का दिख रहा है वो पूरे एरिया में पाया जाता है। और क्या बात है, तो यह एक शीतकालीन प्रवासी पक्षी है, शीतकाल में यह प्रवास करता है। सिनेरियस गिद्ध यूरोप से राजस्थान, गुजरात सहित पश्चिमी भारत के हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहां पहुंचता है। इसके संरक्षण की स्थिति देख लें, कई बार संरक्षण पूछ लेगा कि संरक्षण की स्थिति इसकी क्या है, क्योंकि संरक्षण के लिए IUCN है, भारतीय वन्य जीव जो अधिनियम है 1972, एक साइट्स का अपेंडिक्स आता है, तो उसमें कहा है देखिए IUCN की लाल सूची में ये नियर थ्रेटन्ड है, जिसको निकट संकटग्रस्त कहते हैं, कि अभी निकट समय में ये संकटग्रस्त हो सकता है, बचाव इसकी जरूरी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो हमारा है उसकी अनुसूची 1 में है। और साइट्स जो है वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन है, इसकी परिशिष्ट या अपेंडिक्स 2 में ये शामिल है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि इसका संरक्षण का क्या प्रावधान है। अब हम बात करते हैं कि हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां हैं, और वो कौन सी 9 प्रजातियां हैं, तो यहाँ पे सारे का नाम लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। मैं सबके नाम यहाँ नहीं पढ़ूंगा। एक मिस्र गिद्ध यहाँ पे लिखा है, मिस्र में भी पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है। और आज जो न्यूज आया है ना उसमें आप देखेंगे पढ़ के, तो ये कि मिस्र टाइप का गिद्ध है, मिस्र का गिद्ध है, उस गिद्ध के साथ ही ये उड़ रहा था। और सिनेरियस गिद्ध मिस्र गिद्ध से काफी बड़ा होता है, तो ये भी न्यूज में था, मिस्र गिद्ध। इसको आप जरूर देख लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये तो हो गया कि ये गिद्ध का आपने देख लिया, और उसके साथ साथ इसका क्षेत्र कहां कहां पाया जाता है। अब बात आता है कि इसको खतरा कैसे है, गिद्ध को आखिर में खतरा कैसे उत्पन्न हुआ। मैं पहले आपको बताया कि डाइक्लोफेनाक नाम का एक औषधि है, दर्द निवारक औषधि है, और उस डाइक्लोफेनाक रसायन है उसको पशुओं के दर्द निवारण के लिए यूज किया जाता था। और उसके कारण जब मृत पशु मरते थे तो ये जाके खाते हैं उनको, तो उनके खाने से वो डाइक्लोफेनाक उनके शरीर में आता था, जिससे इनकी किडनी खराब हो जाती थी, और इनकी किडनी खराब होने से फिर ये मृत्यु को चले जाते थे, मर जाते थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको बाद में सही किया गया है, अभी प्रतिबंधित ही कर दिया गया है कि पशुओं में डाइक्लोफेनाक का प्रयोग नहीं करना है हमें। तो देखिए गिद्धों की आबादी कम होने का प्रमुख कारण क्या है, डाइक्लोफेनाक है, दवा है। इसके सेवन से गिद्धों की किडनी खराब होती थी। मानव जनित गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आवासों का नुकसान हो रहा है, जो इनका प्राकृतिक आवास है उसका नुकसान हो रहा है, तो ये भी एक समस्या है। विद्युत लाइनों द्वारा विद्युत की आघात, आप देखेंगे विद्युत लाइनें इतनी बिछी हुई हैं कि उसके कारण भी आघात होता है। प्लस अभी जो रेडिएशन है उनके कारण भी इन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन मुख्य इसमें क्या है, डाइक्लोफेनाक। अब थोड़ा एक महत्वपूर्ण चीज और दिमाग में आप रखिएगा कि ये जो यहां पे हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देखा है ना, तो इसमें कई गिद्धों को शामिल किया गया है। और वो कौन से गिद्ध हैं, तो ऐसे प्रश्न भी कभी पूछा सकता है। देखिए ओरिएंटल व्हाइट ब्लैक गिद्ध, लॉन्ग बिल्ट गिद्ध, जो अभी 9 प्रकार पीछे दिखाया उसी में से है ये। और इस स्लेंडर बिल्ड गिद्ध जो है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय IUCN के लिए बात हो रही है, तो IUCN की गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। तो ये 3 क्या है, गंभीर संकटग्रस्त में है। बाकी जो सिनेरियस है वो क्या है, नियर थ्रेटन्ड है। और इन्हें वन्य जीवन अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया है। इन तीनों को भी दिमाग में रखिएगा, कभी पूछ लेगा। उसके साथ ये भी कि ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड गिद्ध, लॉन्ग बिल्ट गिद्ध और स्लेंडर बिल्ट गिद्ध जो है ये IUCN में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में है। और भारत की जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके अनुसूची 1 में शामिल है सिनेरियस के साथ। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बचाव के उपाय क्या हैं, तो भारत सरकार कई प्रयास की है। आप देखेंगे अभी आगे मैं बताऊंगा कि एक फिल्म भी बनाई थी पर्यावरण मंत्रालय ने, द लास्ट फ्लाइट के नाम से, जागरूक करने के लिए गिद्धों के प्रति लोगों में जागरूकता है। तो देखेंगे अभी हम, भारत सरकार ने गिद्धों की सभी प्रजातियों को क्या किया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कर दिया है। और इसमें अगर कोई नुकसान पहुंचाता है इनको तो काफी कड़े दंड का प्रावधान है इसमें।
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में डाइक्लोफेनाक को सेब कार्यक्रम के द्वारा क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था पशुओं के लिए। मनुष्य के लिए तो अभी भी प्रयोग किया जा रहा है। भारत ने 9 दिसंबर 2020 को गिद्ध संरक्षण 2020 से 25 के लिए कार्य योजना शुरू की है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो इवरी है, इसने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के सहयोग से गिद्धों पर मेलाक्सिकैम जो डाइक्लोफेनाक रसायन है उसको हटा दिया गया है। तो दर्द निवारक के लिए क्या यूज किया जाए, तो मेलाक्सिकैम जो दवा है इसकी ट्रायल किया गया है और इसको सुरक्षित माना गया है और बोला गया है कि आप डाइक्लोफेनाक के जगह पे इस रसायन का प्रयोग करिए औषधि का, जिसका नाम मेलाक्सिकैम है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प है डाइक्लोफेनाक का। और भारत में गिद्धों की मौत के कारणों का अध्ययन करने के लिए 2001 में हरियाणा के पिंजौर में एक गिद्ध देखभाल केंद्र वीवीसी स्थापित किया गया। बाद में 2004 में वीवीसी को भारत में पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र घोषित कर दिया गया था। तो ये इसके संरक्षण के लिए जो प्रावधान किए गए हैं और जो इसके खतरे के लिए संबंधित चुनौतियां हैं ये आपने देख लिया। इससे इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये सेव कार्यक्रम की मैं बात कर रहा था कि सेविंग एशियास वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने से जो गिद्ध हैं उनको बचाया जाए, एशियाई गिद्धों को। तो ये सेव प्रोग्राम चला था भारत में। पर्यावरण वन मंत्रालय ने द लास्ट फ्लाइट नाम की एक फिल्म बनाई थी, एक मूवी बनाई थी। इस मूवी के कारण मूवी को दिखाकर लोगों को जागरूक की थी कि कितना हमारे लिए जरूरी है। वर्तमान में गिद्धों के प्रजनन के हेतु केंद्र कितने हैं, 5, जिसमें एक जूनागढ़, एक भोपाल, एक भुवनेश्वर, हैदराबाद, असम और एक तो हमने अभी देखा कि जो हरियाणा में बनाया गया है। तो ये गिद्धों के लिए है और गिद्ध अगर नहीं रहेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के सफाई का कार्य बंद हो जाएगा और फिर तमाम प्रकार के रोग हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास फैल सकते हैं। तो इनका बचाना इनको जरूरी है। मैं अब इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है जिसको आप कर लीजिएगा। अब बात आता है आज के मुख्य परीक्षा के बारे में। देखेंगे कि आज के मुख्य परीक्षा से आज के मुख्य परीक्षा में जो हम खबर ले रहे हैं उसको कैसे कवर करेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक समग्र रूप से इसको कवर किया जाए। और अभी वर्ष 2023 का जो मुख्य परीक्षा हुआ है आप देखेंगे उसमें ही इससे संबंधित प्रश्न आया है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आने वाले समय में भी इतना ही महत्वपूर्ण ये रहेगा, क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा है एआई, कृत्रिम मेधा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ज्वलंत मुद्दा है। देखिए दैनिक जागरण के पेज नंबर 1 पर आया है जो इधर आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये बिजनेस स्टैंडर्ड पर भी आया है, न्यूज़पेपर में, जनसत्ता में भी आया है। लेकिन मैंने एक इंग्लिश का लगाया है और एक हिंदी का। इंग्लिश का द हिंदू का है। द हिंदू का पेज नंबर 16 पर यह खबर दिख जाएगी आपको। और खबर का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, ध्यान से समझिए। खबर का मुख्य बिंदु यह है कि अभी जो एक संगठन है, मैं उसको आपको यहाँ पे आगे बनाया ही हूं, तो एक बार उसको पहले चर्चा कर लूं फिर बात करूं। देखिए, एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, इसी GPAI का भारत में मीटिंग था, भारत मंडपम में, दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो भारत मंडपम में इसकी मीटिंग थी और इसका कॉन्फ्रेंस था, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको GPAI बोलते हैं। पिछले बार इसकी अध्यक्षता फ्रांस ने किया था, अभी भारत कर रहा है। और इसलिए भारत में दिल्ली के जो भारत मंडपम करके जो जगह बनाई गई है, जो एक भवन बनाया गया है, आप देखेंगे काफी चर्चा में भी रहा वो G20 के दौरान भी। तो उसी में इस मीटिंग को आयोजित किया गया है और वहां पर AI से संबंधित जो उसके रेगुलेशन से संबंधित, उससे संबंधित जो चुनौतियां हैं उस पर काफी चर्चा करने के बाद ये बात हुई कि नैतिक मूल्यों पर आधारित AI पर बने वैश्विक सहमति। क्योंकि आपको पता है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री ये बोले हैं, क्योंकि आज भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है AI का न तो कोई वैश्विक रेगुलेशन है और देशों के स्तर पर भी इसका रेगुलेशन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है या किया ही नहीं जा रहा है। सच कहें आप तो वैश्विक स्तर पर भी इसका रेगुलेशन नहीं है और देश के स्तर पर भी रेगुलेशन नहीं है। इसका रेगुलेशन करना एक चुनौती का काम भी है, काफी
जटिल काम है इसका रेगुलेशन करना, कृत्रिम मेधा का। तो इस पर यही चर्चा हुई है कि हम क्या करें, वैश्विक स्तर पर इसके लिए एक नियमन का कार्य करें। जैसे ट्रेड के लिए नियमन हो रहा है, जैसे अन्य चीजों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का नियमन हो रहा है, वैसे ही इसका भी नियमन करने का हम प्रयास करें। इस पर बात हुई है। इससे संबंधित चुनौतियों की बात हुई है कि क्या क्या इसमें चुनौतियां हैं। तो ये चर्चा का विषय रहा है और इसलिए हम एक बार होलिस्टिकली समग्र रूप से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पाठ्यक्रम में कहाँ आएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए हम देख रहे हैं। तो पेपर 4 और GS3, पहला पेपर निबंध, इसलिए GS3 हो गया। ये सामान्य अध्ययन 3 किसमें आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। ये एक पॉइंट है। इसी पॉइंट के यहां पर ये पड़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी से उठाकर आप चाहें तो ये रोबोटिक्स और नैनोटेक तक उठा सकते हैं। इसमें आएगा मुख्य रूप से ये कंप्यूटर के तहत आएगा, क्योंकि कंप्यूटर के तहत ये सॉफ्टवेयर के रूप में तो इसका विकास किया जा रहा है। तो इसके तहत ये सिलेबस में आता है हमारे। अब देखिए, ये केवल मुख्य परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न लगाया और एक प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा का भी लगाया। मुख्य परीक्षा में भी बहुत पुराना प्रश्न नहीं है, सॉरी, प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत पुराना प्रश्न नहीं है, 2020 में ही आया है, देख सकते हैं। तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप आराम से इसको देख लीजिएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। और मुख्य परीक्षा में तो वर्ष 2023 में ही प्रश्न आया है, लेकिन उसने सिर्फ एक पहलू को छुआ है। क्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा का परिचय दीजिए और इसको क्लिनिकल निदान में कैसे मदद कर सकता है। कुल मिला के स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI की बात किया था और ये 150 शब्दों में हमें लिखना था, 2023 में आया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और व्यापक विषय है, व्यापक विषय वस्तु इसमें है। हम चूंकि समसामयिक विषयों के लिए अध्ययन करते हैं, यहाँ पर 2 घंटे की क्लास भी नहीं ले सकते, इसलिए जितना महत्वपूर्ण बातें कम से कम समय में टू दी पॉइंट रहेंगी उसको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा और डेफिनेटली बहुत कुछ बातें कवर हो जाएंगी। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले संस्थान जो है उसी के बारे में देख लीजिए, क्योंकि ये संस्थान न्यूज में रहा है। तो मैं चाहता तो इस संस्थान को पीटी के लिए किसी अन्य दिन पढ़ा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक समग्रता रहे जब हम पढ़ें, तो इसलिए मैंने इसको, क्योंकि 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा, देख लेते हैं। तो संस्थान का नाम क्या है, संस्थान तो नहीं बोल सकते, एक तरीके से ये क्या है, पार्टनरशिप है। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है, एक बहुहित धारक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, एक इनिशिएटिव है जिसमें कई देश हैं और ज्यादा विकसित देश हैं। विकासशील देश तो इसमें बहुत ही कम है, 4-5 मात्र। तो इसे 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था या शुरू किया गया था। वर्तमान में GPAI के 29 सदस्य हैं, जिसमें ज्यादा विकसित देश हैं। ध्यान रखिएगा, विकासशील देशों की संख्या इसमें बहुत कम है। उसके बाद कोई भी इसकी अध्यक्षता कर सकता है, मतलब इसकी अध्यक्षता सबके लिए खुली है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष एक ही या कुछ देश ही इसकी अध्यक्षता करेंगे, सभी जो इसके सदस्य देश हैं उनको अध्यक्षता इसकी मिल सकती है। जब भारत अभी किया है, इसीलिए भारत में इसका सम्मेलन भी हुआ है। भारतवर्ष मतलब जो भारत है, वर्ष देखिए यहाँ पे वर्ष यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, 2020 से ही, मतलब 2020 से ही इसका संस्थापक सदस्य है। कुल मिलाकर भारत इसका संस्थापक सदस्य है। संस्था के बारे में दिमाग में रखिएगा। मुख्यालय इसका फ्रांस के पेरिस में है, लेकिन सचिवालय जहां पर इससे नीतियां बने, कार्य हो, क्योंकि विकसित देश ज्यादा हैं, तो इसका सचिवालय OECD जो है उसके OECD के सचिवालय के तहत ही कार्य करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य समझ ही गए होंगे आप कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या करना, नियमन करने का प्रयास करना, उसके लिए वैश्विक सहमति बनाना। तो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी पूर्ण विकास तथा उपयोग का मार्गदर्शन करना है। और भारत में इसकी, जो भारत है वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ये मैं अभी आपको बता दिया। तो इस संस्थान के बारे में इतनी बातें अगर आपको पता हो गई तो ये संस्थान भी आज ही कवर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम फुल फ्लेज में अपने टॉपिक को पढ़ेंगे कि मुख्य परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अभी 2023 में जो प्रश्न आया था उसको भी बहुत कुछ इससे, इसी के माध्यम से आप हल कर सकते हैं। तो कृत्रिम मेधा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं इसको हिंदी में।
इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो देखिए परिचय क्या है। तो कंप्यूटर कुल मिला के कि ये कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसके माध्यम से मशीनों को सोचने, मशीन जो हैं मशीनों में सोचने की क्षमता विकसित की जाती है। सोचने के साथ साथ समझने की भी कुछ बातों को अब देखेंगे आजकल गूगल पे जाके कुछ चीजें बोल देते हैं, वो सुन लेता है, ढूंढ के लाता है। चैट जीपीटी आ गया है, अभी आप देखेंगे जेमिनी आ गया, उससे पहले मोनिका और पता नहीं कितने बार्ड है। तो मशीन में सोचने, समझने, उसके समझने के बाद प्रतिक्रिया करें कि क्या उस पर निर्णय लेना है, प्रतिक्रिया करने एवं निर्णय लेने, इन सब का अगर हम विकास कर रहे हैं किसी मशीन में तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित और बुद्धिमत्ता मतलब मनुष्य की तरह सोचने, समझने, प्रतिक्रिया करने, निर्णय लेने की क्षमता। तो अगर ये चीजें किसी मशीन में विकसित हो जा रही हैं तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गई है। क्योंकि हमें तो ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, तब हम ये काम कर पाते हैं। लेकिन अगर इंसान किसी मशीन में ऐसा बना देते हैं, प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। तो ये परिभाषा है। जॉन मैकार्थी को इसका जनक माना जाता है। पृष्ठभूमि में पीछे मैं नहीं जा रहा हूं, काफी लंबी कहानी इसके डेवलपमेंट की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन को उसके बदलते परिवेश को समझने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम बना सकती है। मतलब एक मशीन चल रही है, अगर बारिश हुआ तो छाता ओढ़ सकती है, देख उस परिवेश को समझ लेगी कि बारिश हो रहा है, और फिर उसको अगर छाता अपने आप को ढकना है तो छाता यूज कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई मशीन हमने लगाया है और किसी कपड़ों का ढेर लगाया है सुखाने के लिए, तो जैसे ही बारिश देखेगी तो क्या करेगी, उसको ढकने के लिए जो भी इंफ्रा बनाया गया होगा उसको ओपन कर देगी। तो बहुत कुछ चीजें कर सकती हैं ये। अब आता है कि इसके प्रकार क्या है। तो देखिए इसकी शुरुआत होती है कैसे, प्रतिक्रियाशील मशीन से। तो ऐसी मशीन जो कुछ चीजों के लिए प्रतिक्रिया करती है। शुरू शुरू में यह काम किया गया कि उपयोगकर्ता की जरूरतों के अनुसार प्रतिक्रिया करेगी ये। इसके पास स्टोरेज, बुद्धि वगैरह, स्मृति नहीं रहेगी याद करने की, तो इसलिए इसकी कोई स्मृति नहीं थी। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिक्रियाशील मशीन, मतलब एक शुरुआती चरण था। अगला है सीमित स्मृति। धीरे धीरे ऐसे मशीनें बनाई जाने लगी जिनमें कुछ सीमित स्मृति हो गई, जिससे कि हम पहले के कुछ चीजों को जानते हैं। जैसे बादल आ गए तो हम बोलते हैं ना कि अब बारिश होने वाली है, वैसे ही कुछ सीमित डेटा का प्रयोग करके जो पहले वो मशीनों में फीड किया गया था उसके माध्यम से वो भविष्यवाणी कर सकती थी। फिर आया मस्तिष्क का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ब्रेन। देखा गया कि ब्रेन कैसे कार्य करता है, और ब्रेन जैसे कार्य करता है वैसे ही क्यों ना मशीनों से हम कार्य करा लें। तो इस सिद्धांत पर एआई आएगा, मस्तिष्क के सिद्धांत पर आधारित एआई आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए। ये इंसान के स्वभाव को समझ सकता है और इंसानों की तरह बात कर सकता है। यहां से एक तरीके से एआई पूरी तरीके से शुरू हुई, और उसके बाद स्वयं की, ये देखिए क्या है, आत्म जागरूक एआई, ऐसा जो सेल्फ तरीके से जागरूक रहे एआई। तो इसमें स्वयं की भावनाएं, चेतना और दिमाग भी विकसित होता है। तो ये सब एआई के प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर तरीके से चीजें बनाई जाती हैं और बना के, भाई हमारे मस्तिष्क को काम करने के लिए शरीर चाहिए ना, वैसे इस शरीर के लिए फिर रोबोट और मशीनें बनाई जाती हैं। है तो ये सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया। अब महत्वपूर्ण क्या है कि कुछ और प्रकार जो महत्वपूर्ण है आप देखिएगा, कमजोर या संकीर्ण एआई, नैरो एआई बोलते हैं। नैरो एआई क्या है, तो ऐसा एआई जो किसी निर्दिष्ट कार्य को ही मानव से बेहतर करने वाली कंप्यूटर प्रणाली रहेगी। कुछ निर्दिष्ट कार्य, कुछ विशेष जो कार्य दिए जाएंगे वो, जैसे मान लीजिए पढ़ाने के लिए अगर उसको ट्रेंड कर दिया गया है, उसको प्रोग्रामिंग कर दी गई है, तो उसके माध्यम से वो क्या पढ़ाने वाला कार्य करेगी, केवल सीमित कार्य करेगी। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य जो बुद्धिमत्ता है। ये क्या है, किसी भी बौद्धिक कार्य को मानव की तुलना में बेहतर तरीके से ये करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और ये सुप्रीम है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये क्या है, तो वैज्ञानिक रचनात्मकता, सामान्य बुद्धिमत्ता और सामाजिक कौशल सहित लगभग हर क्षेत्र, एक निर्दिष्ट कार्य नहीं, लगभग हर क्षेत्र के कार्यों को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और अभी आप सुन रहे होंगे, जो कभी और हम कवर करेंगे, जनरेटिव एआई, जो अभी देख रहे हैं आप, जनरेटिव एआई का नाम सुनेंगे आप, जो क्या कर रही हैं, जनरेट करती हैं। चैट जीपीटी पे जाके आप कोई क्वेश्चन लिख दीजिए, उसका आंसर दे देता है।
बार्ड पे कोई क्वेश्चन लिखिए उसका आंसर दे देता है। तो जनरेटिव एआई, तो ऐसे एआई के बहुत से प्रकार हैं। मैंने कुछ प्रकारों का यहाँ पे चर्चा कर दिया है और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, खासकर मुख्य परीक्षा के लिए भी, और इससे प्रीलिम्स में भी कुछ पूछता है तो आप बता सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। परिचय हो गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, कितने इसके प्रकार हैं। अब बताते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। तो चूंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतनी बेहतर चीज है कि इसका सकारात्मक प्रयोग करें तो ये पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन अगर इसका नकारात्मक प्रयोग करें तो पूरी दुनिया को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। दोनों चीजें इसके साथ हैं, सकारात्मक रूप से भी प्रभावित करेगी, नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करेगी, और नकारात्मकता को ही कम करने के लिए, उसको खत्म तो हो नहीं सकता, कम करने के लिए वैश्विक नियमन और आज इतना जो चिंतन इस पे चल रहा है इसीलिए चल रहा है क्योंकि इसका दुरुपयोग भी है। सबसे पहले उपयोग समझते हैं कि क्या इसका उपयोग है सकारात्मक रूप में। तो सकारात्मक रूप में आप देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिगत रूप से सामग्री का निर्माण और वितरण हो जाएगा। एक बच्चे के लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको क्या चाहिए। क्लास में हर बच्चे को एक जैसी चीजें जरूरत नहीं है, किसी बच्चे को थोड़ा सा बताओ उसको सारी बातें समझ में आती हैं, कुछ बच्चे को और थोड़ा डिटेल्ड में चाहिए होता है, थोड़ा और विशेष रूप से उसको बताना होता है। तो एआई के माध्यम से उसको पता भी लगाया जा सकता है और एआई के माध्यम से ऐसे विशेष सामग्रियों का निर्माण किया जा सकता है, वितरण किया जा सकता है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। उसके साथ दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष पहुंच, मतलब दिव्यांग छात्रों के लिए आप देखेंगे तो उनके लिए ऑडिएबल चीजें बन जाएंगी, उनको समझने के हिसाब से चीजें बनेंगी। लैंग्वेज अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजों में किताबों का अनुवाद कर सकता है ये। अध्यापक और छात्र का अनुपात जो कम है, खासकर विकासशील देशों में, गरीब देशों में, इंडिया में भी, उस चीज को एआई क्या कर सकता है, पाट सकता है, कम कर सकता है। डिस्टेंस लर्निंग को बहुत अच्छा बना सकता है, लर्निंग को प्रैक्टिकल बहुत अच्छा कर सकता है, विजुअलाइजेशन करके चीजों को पढ़ाया जा सकता है। जैसे आप देखिए अभी तो कंप्यूटर का प्रयोग करके आप देखेंगे कि डिजिटल तरीके से हम चीजें पढ़ रहे हैं। अगर ये सारी बातें मैं आपको एक लेक्चर में पढ़ाना चाहूं तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन पहले से चीजें मैं एक क्लू के रूप में छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लिख लिया हूं तो उससे पढ़ाना आसान हो रहा है, कम समय में चीजें हो जा रही हैं। तो इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के ये क्या कर सकता है, दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा दे सकता है। उसके अलावा शिक्षा के लिए जितनी क्या कंटेंट बनाना चाहिए, किस कंटेंट को कहाँ वितरण करना चाहिए, किस बच्चे पर किस तरीके से ध्यान देना है, सारी चीजें ये कर सकता है। अब कृषि क्षेत्र में, कृषि एक महत्वपूर्ण चीज है, अभी हमने पीछे देखा तो मेथेन के उत्सर्जन वाली चीजें जो हैं ये भी अगर कृषि में एआई से संबंधित अगर हम संसूचक लगा देते हैं तो हो सकता है कि कितना पानी, कितना उर्वरक, प्रिसाइज कृषि जिसको हम बोलते हैं, यथार्थ कृषि को बढ़ावा देगा। तो पानी को भी बचाएगा, उर्वरक को भी बचाएगा, अनावश्यक जो उससे एमिशन हो रहा है उसको भी बचाएगा। तो बहुत कुछ चीजें कर सकता है। देखिए स्मार्ट और सटीक कृषि में, स्मार्ट और सटीक कृषि ये अवधारणा आपको पढ़ना ही पड़ता है, इस ज्योग्राफी में भी और इकोनॉमी में भी कहीं कहीं चीजें पढ़ते हैं आप। तो स्मार्ट कृषि या एनवायरमेंट में भी पढ़ते हैं। तो स्मार्ट कृषि क्या है कि ऐसी कृषि जिसमें हम क्या करें कि बीज का जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा प्रयोग करें, उर्वरक का भी तार्किकता से प्रयोग करें, पानी का तार्किकता से प्रयोग करें। ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं तो सटीक कृषि कर रहे हैं, यथार्थ कृषि कर रहे हैं, और उसमें एआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि एआई से संबद्ध संसूचक लगाए जाएंगे जो परिस्थितियों को भाप कर निर्णय ले लेगा कि अब पानी की जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिक पंप बंद हो जाएंगे, पानी की जरूरत है तो पंप चालू होंगे। उर्वरक मशीनों से हम उर्वरक छींटते हैं, अगर उनमें एआई का प्रयोग किया जाए तो जिस जगह पे जितनी उर्वरक की जरूरत होगी उतना ही उर्वरक गिरेगा मशीनों से। बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है ये। खेतों की जो खेत हैं उनकी रियल टाइम निगरानी कर सकता है। खेतों में आप देखेंगे तमाम प्रकार से नुकसान होता है मवेशियों के द्वारा, और भी अलग अलग गतिविधियों से नुकसान होता है, तो उसके लिए रियल टाइम हम निगरानी कर सकते हैं। कृषि संबंधित कुशल श्रम, कई बार कृषि के लिए कुशल श्रमिक नहीं मिल रहे हैं तो एआई का प्रयोग करके कुशल श्रमिक मशीनें बनाई जा सकती हैं, तो ये भी काम किया जा सकता है। खासकर जिन देशों में जनसंख्या की कमी है वहां तो ये और महत्वपूर्ण होगा। गुणवत्ता और ट्रेसिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। आपूर्ति श्रृंखला को काफी अच्छा किया जा सकता है।
वेयर हाउसिंग, आपूर्ति, कोल्ड चेन, मांग पूर्वानुमान, इन सबको बहुत बेहतर किया जा सकता है। कोल्ड चेन जो स्टोरेज हम बनाएंगे, उस स्टोरेज में किस, जैसे मान लीजिए गेहूं रखे हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो उसको कितना, कब कितना मॉइस्चर चाहिए, कब कितना उसको ठंडे की जरूरत है, अगर एआई बिल्ट अगर वो है तो अपने आप एडजस्ट करता रहेगा, उससे ऊर्जा की भी बचत होगी, ये भी हम देखेंगे आगे। तो कृषि में भी बहुत चीजें हो सकती हैं, सिंचाई में, बाकी सारी चीजों में मैंने आपको बताया, बहुत कुछ क्षेत्र हैं, आप इनको दिमाग में रखिएगा। विनिर्माण क्षेत्र, उद्योगों में जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें क्या कर सकता है, तो पहली बात देखिए गुणवत्ता जांच में, उद्योग में अगर कोई चीज बनी तो उसकी गुणवत्ता कैसी है, ऐसे जांच करने के लिए बहुत समय भी लगता है और क्लियर पता भी नहीं चल पाता। एआई में अगर वो चीजें हमने इनबिल्ट किया हुआ है तो एआई क्या करेगा, तुरंत गुणवत्ता बता देगा कि इसकी गुणवत्ता ठीक है नहीं है, गुणवत्ता जांच करेगा। और उपकरण की विफलता का पूर्वानुमान, अगर कोई उपकरण विफल होने वाला है तो उसके बारे में पहले ही बता देगा। आप याद करिए गैस ट्रेजेडी जो भोपाल में हुई थी 1984 में, अगर उस समय एआई होता तो पहले ही पूर्वानुमान लगा के बताता कि नहीं अभी कुछ नुकसान होने वाला है। तो ऐसी, मतलब हालांकि वो आपदा प्रबंधन की भी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उपकरण की विफलता का पूर्वानुमान किया जा सकता है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में रियल टाइमिंग परिवर्तन देखा जा सकता है। आपूर्ति श्रृंखला जो विनिर्माण से संबंधित है उसका रियल टाइम सिनेरियो दिखा सकता है कि कब किस चीज की मांग ज्यादा है, कब किस चीज की कमी है, उसके अनुसार हम प्रोडक्शन करें। तो बहुत कुछ फायदा है विनिर्माण के क्षेत्र में। अंतरिक्ष एवं रणनीतिक क्षेत्र में इसके बहुत फायदे हैं, जिसमें से कुछ मैंने लिखा है। साइबर सुरक्षा में, रणनीतिक क्षेत्र में आप देखेंगे साइबर सुरक्षा एक बड़ा ही चैलेंज बना हुआ है। तो साइबर सुरक्षा में हम एआई का प्रयोग करेंगे तो पहले पता चल जाया करेगा कि साइबर सुरक्षा से क्या संकट हमें है, उसको निवारण के लिए पहले हम तैयार रहेंगे। एआई के उपयोग से किसी दुश्मन देश के हथियारों का पता लगाया जा सकता है, या किसी दुश्मन देश ने हमारे पर मान लीजिए कोई मिसाइल फेंक दिया, तो ऐसे रडार पता नहीं, रडार या चीजें तो हैं ही, लेकिन उसके साथ अगर एआई बिल्ट है तो और जल्दी पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज हो गई है। उसके अलावा अंतरिक्ष में मनुष्यों के साथ जा सकता है, जैसे कि गगनयान के लिए व्योम मित्र को बनाया गया है, जो व्योम मित्र जाएगा। तो अंतरिक्ष में जब मनुष्यों के साथ जाएगा तो बहुत कुछ ऐसे काम कर सकता है ये। उसके अलावा मानव उपस्थिति के लिए लगभग असंभव जो स्थान है वहां भी अन्वेषण के लिए इसको भेजा सकता है। समुद्र के नीचे सतह में भेजा सकता है, एकदम दुर्गम इलाके जो हैं वहां पर भेजा सकता है कुछ अन्वेषण करने के लिए। तो ये सब रणनीतिक क्षेत्र और अंतरिक्ष में कार्य है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो स्पेस डेब्रिज है, अंतरिक्ष कचरा है, उसको भी कम करने का भी इससे काम किया जा सकता है। कैसे, तो आप देखेंगे अभी जो मैं पीछे आपको डीएनएस में किसी दिन पढ़ाया था कि मून से हमने चंद्रमा से क्या किया है, जो अपना प्रक्षेपण यान है उसको पृथ्वी के ऑर्बिट में लेके आ गए हैं। तो एआई के प्रयोग से हम इन चीजों को भी कम करने का प्रयास कर सकते हैं। किस तरीके से अंतरिक्ष डेब्रिज को मेंटेन किया जाए वो भी पॉसिबल है। तो बहुत कुछ इससे फायदे हैं। अब देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इससे फायदा है कि दवा और खोज के विकास में, दवाओं के निर्माण में बहुत रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है और कई बार बहुत ज्यादा समय लग जाता है, उस समय को ये कम कर देगा। रोगों के पूर्वानुमान और बचाव में जब पहले से डेटा रहेगा तो ये पहले से समझ जाएगा कि किसी व्यक्ति को क्या रोग अभी होने वाला है, तो उस रोग से बचाव के लिए पहले से ही हम क्या कर लेंगे, तैयार रहेंगे। परिचालन दक्षता में सुधार, जो हमारे इंफ्रा सारी चीजें हैं स्वास्थ्य संबंधित, उनको और बेहतर कर सकता है। टेली जो दूरस्थ चिकित्सा की पद्धति है उसको और बेहतर बना देगा। तो स्वास्थ्य में बहुत इसके कारण है। ई कॉमर्स में आप देखेंगे तो चैट बॉट्स के प्रयोग से ग्राहकों को विभिन्न प्रकार से लाभ हो रहा है। अभी भी आप देखते हैं किसी ई कॉमर्स की साइट पर जाते हैं, सब कुछ गाइड हो जाता है आपको, चीजें आपको किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ता है, सब कुछ चैट बोट के माध्यम से पता चल जाएगा। और कंपनी को भी अपने ऑर्डर, डिलीवरी इत्यादि को प्रबंधित किया जा सकता है और थोड़ी मात्रा नहीं बल्क मात्रा में ये काम किया जा सकता है और कम मानव संसाधनों के माध्यम से किया जा सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो एआई प्रबंधित ग्रिड बना दो। जब एआई प्रबंधित ग्रिड रहेगा, जैसे मान लीजिए स्ट्रीट लाइट है, तो स्ट्रीट लाइट को अपने आप ही जैसे ही थोड़ा उजाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो ऊर्जा का बचत होगा। मान लीजिए अगर चांद वाली रात है जिसमें चांद दिखाई देता है तो उस समय उसकी कम चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण में विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। मशीनों में कि कोई मशीन अगर चल रही है, कहीं कुछ फॉल्ट है या कहीं कोई मशीन में कुछ चीजें ज्यादा चल रही है तो उसके ऊर्जा को कम करने के लिए जब जरूरत नहीं है तो बंद कर देगा।
तो ऊर्जा संरक्षण में भी काम करेगा। आपदा प्रबंधन में तो इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा। त्वरित निर्णय निर्माण में तुरंत जल्दी से डेटा का एनालिसिस करके निर्णय निर्माण हो जाएगा। राहत और बचाव कार्य में इसका बहुत प्रयोग रहेगा। अभी देखिएगा जो टनल में लोग फंसे थे, एआई के प्रयोग से मदद मिली ही है और आने वाले समय में और मदद मिल सकती है। वहां तक पहुंचने के लिए राहत कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग में सारा कुछ इन्फ्लेशन के लिए कि अभी लिक्विडिटी का क्या तरीका, क्योंकि बड़े बड़े डेटा इसके पास रहेंगे, उस डेटा से एनालिसिस करके बता दिया करेगा कि क्या लिक्विडिटी की सिस्टम है, क्या जो सर्विस की चीज़ें जा रही हैं बैंकों द्वारा वो कैसे जा रही हैं, क्या उनको सुधार करना है, बहुत कुछ चीज़ें किया जा सकता है। प्रशासनिक क्षेत्र में नीतियों को लागू करने में कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की नीतियाँ लागू किया जाए, नीतियाँ लागू की गई हैं तो उसका प्रभाव कैसा पड़ा है। कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में अगर कोई निर्णय ही लेना है न्यायपालिका को ही, तो एआई बेस्ड पर कि हाँ इस क्षेत्र में इस कंटेक्स्ट में कौन सी धारा लगेगी, कौन सा कानून लगेगा, क्या सजा होनी चाहिए, पुराने जो जजमेंट दिए गए हों जजमेंट को खंगाल कर बहुत तीव्रता से ये काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से कानून प्रवर्तन में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और ऐसे बहुत से इसके उपयोग हैं। मैंने इत्यादि यहाँ लिख दिया है, अन्य क्षेत्र करके दिमाग में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं। बस उपयोग समझ लिए हैं तो चुनौतियाँ आपको समझना आसान है। नैतिक चिंताएं क्या है कि इससे समानता, न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित चिंताएं हैं कि कोई इसका प्रयोग करके खूब अच्छी पढ़ाई कर लेगा, किसी के पास इसकी उपलब्धता नहीं है तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो यूपीएससी की परीक्षा नहीं निकाल पाएगा। ऐसी समस्या है, मतलब खाई पैदा होगी लोगों के बीच में। एक वर्ग एआई से लैस बनेगा, दूसरा वर्ग एआई से वंचित बनेगा। निजता का उल्लंघन का मामला आप देख ही रहे हैं, डीप फेक जैसे ऐसे तमाम चीजें देख रहे हैं जिससे लोगों के नकल उतार कर तमाम प्रकार की समस्याएं की जा रही हैं। रोजगार, ऐसा कहा जा रहा है कि इसके उपयोग से रोजगार हानि होगी। जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव, एआई द्वारा कोई निर्णय कैसे लिया गया है तो पता नहीं रहेगा, किस डेटा के माध्यम से उसने निर्णय लिया, तो जब निर्णय लेगा तो उसको सजा कैसे दिया जाएगा, जवाबदेहिता किसके पास रहेगी। मान लीजिए जो कार है, एआई आधारित कार चल रही है, कहीं एक्सीडेंट कर दी तो उसके लिए जिम्मेदार किसको बनाया जाएगा, बहुत टफ काम है, इसलिए इसका विनियमन मुश्किल है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन, रचनाकारों के रचनाओं का पुनः प्रकाशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने एक लगाया है कि संगीत में एआई का दखल, कलाकारों का विरोध। तो संगीत में एआई का देखेंगे बहुत से सिंगरों के गाना को उसी अंदाज में गाकर रिक्रिएट कर दे रहा है ये, तो उससे बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षरण हो रहा है। इससे जनित कचरा निस्तारण की समस्या, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है, इससे जुड़ी मशीनें बनेंगी, वो मशीनें जब खराब होंगी तो उनका कचरे का निस्तारण कैसे किया जाएगा, ये भी एक चुनौती है। समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये मौजूद जो अभी डेटा है उसी को लेकर काम करेगा और अभी वंचित वर्गों के प्रति पूर्वाग्रह वाली बहुत सी डेटा है, उन डेटा का प्रयोग करेगा तो वंचित वर्गों के प्रति पक्षपात संभव रहेगा, जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा उसमें। विनियमन से संबंधित चुनौती है कि वर्तमान में कोई बेसिक विनियमन नहीं है और भारत में भी इसके लिए कोई विशेषज्ञ या विशेष ढांचा नहीं है विनियमन के लिए, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और विनियमन करना अपने आप में चुनौती है, ध्यान रखिए। आतंकवाद से संबंधित चुनौतियां, आज जो बैठक हुई थी कल, उसमें भी ये बात की गई है कि एआई आधारित हथियार जो हैं अगर आतंकवादियों के पास चले गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये हमेशा ही एक समस्या रहता है। नियंत्रण से संबंधित चुनौती, अगर कोई अनकंट्रोल्ड हो जाए तो नियंत्रण कैसे किया जाए और नियंत्रण करने के लिए क्या प्रावधान किया जाए। उच्च लागत इसकी है, गरीबों के लिए ये क्या करेगा, वंचना पैदा करेगा। तो इस तरीके से बहुत से जितने इसके फायदे हैं उसी अनुपात में इसके नुकसान भी हैं। अब हमें नुकसान को कम करने का प्रयास करना है, जो विनियमन के माध्यम से होगा, देशों की एकजुटता से होगा। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत के प्रयास हैं, इनको मैं वन बाय वन नहीं पढ़ूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं सिर्फ बता देता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनी है, नीति आयोग 2018 में इसको बनाया था। एआई फॉर ऑल रणनीति बोला जाता है। सामाजिक विकास, समावेशी विकास और एआई की आर्थिक क्षमता का संयोजन इसमें किया गया है। अभी इसमें इंडिया एआई मिशन लाने का बात किया जा रहा है, जो अभी खबर आई है उसमें 2020 में आरंभ हुआ था रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेज। उसके बाद फ्यूचर स्किल प्राइम बनाया गया था एक कार्यक्रम, किसके द्वारा, तो यह किया गया था मेटी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा। 10 उभरते क्षेत्र जिसमें एआई भी था, इसमें जो लोग हैं उनको रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए प्रयास किया जा रहा है।
CAIR की स्थापना, तो वर्ष 2014 में DRDO के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। AI आधारित पहलों का संग्रह नेशनल AI पोर्टल बनाया गया है। युवाओं के लिए AI के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत सरकार ने AI, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, मशीन लर्निंग, अब मशीन लर्निंग एक अलग कंसेप्ट है, किसी अन्य दिन देखेंगे। मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल इंडिया के बजट में 470 मिलियन की वृद्धि की है। कारपोरेट मामलों का जो मंत्रालय है उसने MCA 3.0 पोर्टल जारी किया है, जिसमें डेटा विश्लेषण, AI और मशीन लर्निंग को बल दिया गया है, खासकर कारपोरेट के क्षेत्र में। तो ये कुछ इनिशिएटिव है भारत के द्वारा, जिसको विनियमन कभी पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाता है कि आगे का रास्ता क्या हो, वे फॉरवर्ड क्या हो। तो देखिए, जितनी बातें हमने पढ़ा वहीं से वे फॉरवर्ड निकाल सकते हैं कि AI के विकास और उपयोग के लिए नैतिकता, सिद्धांतों और दिशा निर्देशों को अपनाया जाए, जो अभी इस बैठक में भी कहा गया। इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु उचित रूप से वैश्विक स्तर पर और देशों के स्तर पर कानून का निर्माण होना चाहिए, तभी इसका सही उपयोग हो पाएगा। ओपन एक्सेस के बजाय AI का विनियमित उपयोग शुरू किया जाए। इसको ओपन एक्सेस न बनाकर बल्कि क्या किया जाए, विनियमित तरीके से उपयोग करें लोग। जैसे ड्रोन का भी कुछ समय पहले हुआ, आपको देखे होंगे कि ड्रोन के लिए एक कानून बना कि कौन ड्रोन उड़ा सकता है, कैसे कर सकता है, वैसा करना है। पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए न्याय संगत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए AI सिस्टम को विविध समावेशी आंकड़ों पर डिजाइन तथा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मतलब जो आज आंकड़े उपलब्ध है उसमें वंचित वर्गों के लिए तो पूर्वाग्रह है, महिलाओं के लिए पूर्वाग्रह है, अन्य वंचित वर्गों के लिए। उसी डेटा को पकड़ के ये काम करेगा तो दिक्कत होगी। तो उसको कम करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से प्रोग्रामिंग करना है कि ये उन पूर्वाग्रहों को न पकड़े, बल्कि जो नवाचार, नई सोच आ रही है, उन सोच के अकॉर्डिंग काम करे। महत्वपूर्ण सूचनाओं से संबंधित डेटा तक AI की ओपन एक्सेस को प्रतिबंधित किया जाए। जो एकदम महत्वपूर्ण डेटा है उसको AI ओपनली उसको एक्सेस न कर पाए। और अगला बात क्या है कि सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय और सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और ये तो आपको पता ही है कि किसी भी चीज को सफल करना है तो केवल सरकार नहीं कर सकती, केवल लोग नहीं कर सकते। जितने उसके हितधारक हैं सभी हितधारकों को मिलकर ही इसको ठीक तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारे लिए वरदान साबित हो, हमारे लिए अभिशाप न बने, ये हमारे लिए अभिशाप की तरह ये सिद्ध न हो। तो आज के इस लेक्चर में हमने इतनी बातें कवर किया और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको हर बातें विस्तार से समझ में आ गई होंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।